Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. शुभ प्रभात. राधे राधे. शुभ प्रभात. राधे राधे. आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा गामा फंक्शन. बीटा गामा फंक्शन. बीटा गामा फंक्शन. बीटा गामा फंक्शन बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है. समाकलन से जुड़ा हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि समाकलन के साथ आपके पुराने संबंध कैसे हैं उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ पे आ सकती है. बाकी ज्यादा दिक्कत तो नहीं देगा. हल्का फुल्का समाकलन तो बीच में आएगा. समाकलन के बेसिक नियम ज्यादा आएंगे. तो जो समाकलन के जो प्रॉपर्टीज है, जो परगुण है, ए से लेकर बी तक के समाकलन वाले, वो बीच में आएंगे. वो थोड़े से प्रॉब्लम देंगे, लेकिन नॉर्मली है, आप लोग कर लेंगे. तो बीटा गामा फलन जो है वो दो चीजों से बना हुआ है. एक है बीटा फलन जो हम पढ़ेंगे, एक है गामा फलन जो हम पढ़ेंगे. तो दो फलन पढ़ेंगे, बीटा गामा, और उनके बीच के रिलेशन, उनके बीच के जो संबंध है वो पढ़ेंगे. तो टॉपिक शुरुआत करेगा एक एक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कि बीटा फलन क्या है, गामा फलन क्या है, बीटा का गामा से क्या संबंध है, बीटा में क्या क्या विशेषताएं हैं, गामा में क्या क्या विशेषताएं हैं. तो ये सब चीजें इसमें चलेगी. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके आएगी कि ये क्यों आया, इसको कौन लेके आया. बीटा गामा फलन है, इसे लेके कौन आया और क्यों लेके आया, इसकी आवश्यकता क्या थी, ऐसा क्या था इसके पास, मोटिवेशन क्या था कि भी इसको लाया गया, है ना. कोई भी चीज अगर मैथ्स में आई है तो कोई ना कोई जरूरी है कि कहीं ना कहीं कोई आविष्कार जो है वो कोई कारण से रहा होगा. कोई ना कोई चीज को देखते हुए या किसी चीज को बढ़ाने के स्तर पे ऐसा किया गया होगा. तो क्यों किया गया, पहली बात तो ऐसी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत थी कि बीटा फलन को, बीटा गामा फंक्शन को लाया गया. दूसरी बात ये थी कि कौन लेके आया, उसके बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको जांचते परखते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए कि कौन बीटा कौन गामा और डैश डैश. अब नॉर्मली पेपर की दृष्टि से बात करें तो सामान्यतः एक सवाल की जगह एक सवाल जो है वो नॉर्मली पूछा जाता है, सिर्फ एक सवाल. इससे ज्यादा के चांसेस नहीं है. और फिर मैंने जैसे कहता हूँ कि मान लो पेपर वाला कई बार बहुत खुश होता है, पेपर सेटर, तो दो भी डाल दे, तीन भी डाल दे, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना. भावनाओं की तो कोई सीमाएं नहीं होती. तो अगर भावनाओं में बहेगा तब तो दो भी डाल सकता है, तीन भी डाल सकता है. और अगर तार्किक रूप से रहेगा तो एक क्वेश्चन की जगह इसमें होती है. नॉर्मली एक सवाल जो है वो पूछा गया अभी तक को, अगर पैटर्न को हम देखते हैं तो नॉर्मली एक सवाल इस पे पूछा जाता है. तो एक सवाल जितनी इसमें जगह है उतना ही आपको इसको समझना है, पढ़ना है, और उतनी ही टाइम इसको देना है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो आते हैं बीटा गामा फलन से. तो सबसे पहले इसके जो रचयिता है उनसे मिलते हैं. सबसे पहले जो मेन मुख्य सूत्रधार इनके हैं वो है लिनॉर्ड आयलर, है ना. लिनॉर्ड आयलर, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा अगर मैथ्स पढ़ रहा है. अगर किसी ने भी बीएससी की है तो उसने आयलर का नाम ना सुना हो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप पूरी गणित में, खासकर अपनी बीएससी की जो गणित है वो तो भरी पड़ी है आयलर के नाम पे. ऑनर देते 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 हम थक जाते हैं. ये परमे आयलर की, ये परमे आयलर की, ये परमे आयलर की, ये सूत्र आयलर का, है ना. और सबसे खूबसूरत समीकरण जो है जिनके बारे में चर्चा होती रहती है इंटरनेट पे भी, वो भी सारी, जो भी बेहतर सबसे सुंदर इक्वेशन है वो आयलर के नाम पे ही आती है ना. और जहां से भी हम, क्योंकि आयलर जो थे वो बहुत बड़ा फिगर थे, बहुत बड़ा रूप थे मैथमेटिक्स कम्युनिटी का. आज भी हम लोग अगर टॉप क्लास किसी जीनियस, कोई गणित में कोई बड़ा जीनियस निकल के आता है, तो हम अगर उसे सर्वश्रेष्ठ से कंपेयर करने की बात करें, तुलना करने की बात करें, तो वो है लिनॉर्ड आयलर. क्योंकि आप आयलर के समकक्ष अभी तक ज्यादातर लोगों को नहीं मानते. ठीक है, कोई कह सकता है ये है वे, लेकिन आयलर आयलर थे. क्योंकि आयलर को आप इस हिसाब से समझिए कि इनका जो जन्म था वो 1707 को हुआ था, और हुआ भी बड़ी खूबसूरत जगह था, स्विट्जरलैंड में. 1707 से लेकर 1783 तक स्विट्जरलैंड के निवासी थे. स्विट्जरलैंड में थे, बासिल से. तो बड़े कमाल के व्यक्तित्व तो इनका था ही. और आप इनको, इनके जो कार्य है उसको ये देखिए. अगर आप मानिए कि अगर कोई फुटबॉलर है और पूरे अपने करियर के अंदर जितने भी क्रिकेट मैच हुए थे उसमें जितने रन
बाकी प्लेयर्स ने बनाए थे, टोटल रन जितने भी बने थे क्रिकेट के अंदर, उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 रन जो है वो एक खिलाड़ी से आता हो, तो सोचिए वो खिलाड़ी कितना शानदार रहा होगा। सोचिए अगर 8 या 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें और 8-10 साल में कोई खिलाड़ी ऐसा है कि जितने भी क्रिकेट के अंदर रन बन रहे हैं, टोटल रन बन रहे हैं, उस रनों का 1/3 भाग, एक टीम का 1/3 भाग नहीं, पूरी कम्युनिटी का 1/3 भाग, जितने भी टीमें खेलती है, मान लीजिए 20 टीमें खेल रही है, तो 20 टीमें जितने भी रन बना रही है, उसका 1/3 रन जो है, 1/3 भाग जो है, वो सिर्फ एक खिलाड़ी जनरेट कर रहा हो, तो कितना बड़ा लगेगा। सेम ऐसे ही आइलर के साथ था। जितना भी टोटल उस समय रिसर्च होती थी मैथ्स के अंदर, जितने भी पेपर पब्लिश होते थे, जितनी भी नई खोजें होती थी, उसमें से 1/3 भाग आइलर का था। अब सोच के देखिए कितना बड़ा था। यानी जब तक इनका वो अंतिम दौर, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक इनका ये रिकॉर्ड कायम रहा। और वन थर्ड पेपर जो आते थे, यानी हर तीसरा पेपर, रिसर्च पेपर मैथ्स का, वो आइलर से आता था। तो कितना जबरदस्त था। जबकि आइलर की एक आंख जो है वो बहुत पहले ही खो गई थी, कमजोर हो गई थी, दिखना बंद हो गया, धीरे धीरे वो चली भी गई थी। और अंतिम समय में लास्ट के जो कुछ साल थे, 5-6 साल, उसमें तो उनकी दोनों आंखें चली गई थी। और दोनों आंखें चलने के बावजूद भी इन्होंने मैथ्स में बहुत ज्यादा योगदान दिया। और इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग लगभग मैथ्स के 15 वॉल्यूम मतलब मोटी मोटी किताबें, 15 किताबें आप छाप दो, और यूनिक वर्क से, यूनिक काम से, जो एकदम एक काम का दूसरे काम से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से जो स्वतंत्र काम इन लोगों ने इन्होंने किया है, अगर उसको किताबों में छापा जाए तो आप 15 किताबें मोटी मोटी छाप सकते हो, यूनिक काम की। रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ, ये परमे और उसका प्रूफ, ये परमे ये प्रूफ, ऐसे लिखता हूँ, तो 15 किताबें जो है वो आइलर से किए गए काम से भर जाएंगी। तो सोचिए, और ये काम तो वो था जो इन्होंने पब्लिश करवाया, जो छपवाया। और नॉर्मली, क्योंकि जो बहुत जीनियस होता है वो ज्यादा क्रेडिट के पीछे नहीं भागता, ज्यादा चीजों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे ऐसा मिल गया है कि अब उसको जरूरत ही नहीं है क्रेडिट की। वो जो कर रहा है उसमें इतना मजा है कि उसे क्रेडिट की या छपने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारा काम तो ऐसा था जो वो कॉपियों में या अपनी नोटबुक में लिख के छोड़ देते थे, ठीक है, ठीक है। तो अगर उसको भी अगर एक्यूमुलेट कर लिया जाता, अगर उसको जोड़ लिया जाता, तो सोचिए कि कितना बड़ा काम आइलर ने किया होगा। 15 वॉल्यूम तो सिर्फ वो है जो उन्होंने पब्लिश करवाए हैं, मतलब जाके छपे हैं। जो नहीं छपे हैं वो, उनको काउंट करें तो समझ में आता है कि ये फिगर कितना बड़ा था, कितना बड़ा व्यक्तित्व इनका था। और मैथ्स कम्युनिटी में, और आप बीएससी में पढ़ते हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो इनको तो पूरा एक, मतलब इनके बारे में अगर एक एक चीज को शुरू से करें, अगर आप टॉप 10 इक्वेशंस बनाए ना, दुनिया की सबसे टॉप 10 इक्वेशन बनाए, तो उस टॉप 10 इक्वेशन में कम से कम 2-3 इक्वेशन आइलर की आएंगी। टॉप 10 इक्वेशन में 1-2 इक्वेशन तो 2-3 आइलर की इक्वेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि आइलर ने काम भी जो किया था वो एक एस्टोनिशिंग था, मतलब अमेजिंग जिसे कहते हैं आप लोग, जिसके लिए आपके कोई पास प्रॉपर वर्ड नहीं हो पाता, बस खुला का खुला रह जाए मुंह, इस तरह का जो काम था वो आइलर का था। और ऐसी इक्वेशंस थी, ऐसे रिलेशंस उन्होंने इक्वेशंस के अंदर दिखाए, जो मतलब कहीं भी किसी तरीके से भी सोचा ही नहीं जा सकता था। और ये फेमस भी हुए। बहुत सारे प्रॉब्लम थी जिसे कहते थे 7 ब्रिज प्रॉब्लम। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो इतिहास में चल रही थी, अटकी पड़ी थी, जिसको कोई सॉल्व नहीं करा। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को उठा लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का जो बढ़िया प्रूफ था, उसको कोई भी दे नहीं पा रहा था, कोई भी बता नहीं पा रहा था। आइलर आए, प्रूफ निकल गया। क्योंकि ऐसी जो चीजें आइलर से पहले जो अटकी पड़ी थी, आइलर के आते ही वो सारी सॉल्व हो गई। 7 ब्रिज प्रॉब्लम थी जो आगे जाके ग्राफ थ्योरी बन गई, वो इन्हीं के द्वारा सॉल्व हुई। एक बासेल प्रॉब्लम चलती है जो कि फेमस प्रॉब्लम है, वो भी बहुत सदियों तक अटकी पड़ी थी, लेकिन आइलर आए, वो सॉल्व हो गई। तो ऐसे ढेरों 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 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उस समय तक सिर्फ आइलर का इंतजार करती थी, क्योंकि कोई आएगा और वो बहुत शानदार आएगा, वही कर पाएगा। तो वो आइलर थे जिन्होंने ऐसा किया। तो ये पूरा एक है ना, एक लंबा वीडियो मांगता है जिसमें मैं आइलर के बारे में शुरू से क्योंकि ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ, इन नामों को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि बासेल प्रॉब्लम क्या होती है, 7 ब्रिज प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्यों इतनी बड़ी फेमस प्रॉब्लम थी जो इनको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्या चाहिए था, ऐसा मतलब जो भी व्यक्ति इनको सॉल्व करेगा उसमें ऐसा क्या होना चाहिए था जो उसको सॉल्व कर पाए। ये आपको खाली नाम से समझ में नहीं आएगा, जब आप पढ़ेंगे इनको कि बासेल प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा उसमें क्या मतलब कमाल की चीज थी जिसको यही कर सकते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको आइलर का कद जो है वो समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा कि जो गणितीय समझ थी वो आइलर की कितनी शानदार रही होगी और किस लेवल की रही होगी। और
कैलकुलेशन के बारे में कहा जाता है कि इतने फास्ट इनका दिमाग इतना तेज था, कैलकुलेशन में इतना शानदार था कि जब अपने कॉलेज में जब ये हुआ करते थे तो उनके 2 स्टूडेंट थे जो आपस में थोड़ा-सा बहस कर रहे थे कि एक कोई प्रॉब्लम थी जिसको वो सॉल्व कर रहे थे और दशमलव के जो 7वां स्थान है, 7वां स्थान पे क्या नंबर आएगा उसको लेकर उन दोनों में कोई डिवाइडेशन की कोई प्रॉब्लम थी। वो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ रहा था, उसमें दशमलव का जो 7वां स्थान है, उसको लेकर जीत थी भी यहाँ पे कितना आएगा? वो कह रहा था 5 आएगा, वो कहेगा 8 आ रहा था। तो जब आइलर वहाँ पहुँचते हुए क्या बात हुई? बोला ये है सर, ये हमें वो मैं बोल रहा हूँ 5 आएगा, मैंने सॉल्व किया है, मेरे हिसाब से 5 आ रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ पे 7 आएगा। तो आइलर ने कहा ठीक है, लाओ मुझे दो। आइलर ने देखा और देखते कहा नहीं, तुम 5 कह रहे हो, 5 सही है। समझ सकते हो इस बात को, 2 जने घंटों भर कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहे हैं। आइलर सिर्फ देख के बता देते हैं कि 7वें नंबर पे क्या आएगा। तो अब कैलकुलेशन की स्पीड देखिए, दिमागी कैलकुलेशन देखिए कितना फास्ट रहा होगा, कितना क्विक रहा होगा। तो ये आइलर थे। तो और भी बहुत सारी चीजें, अभी सारी बातें करेंगे तो बीटा गामा फंक्शन जो है वो रह जाएगा। और ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इन्हीं से ही कि आइलर, लिनहार्ड आइलर, द मोस्ट अमेजिंग जीनियस। तो सबसे पहले आते हैं फैक्टोरियल फंक्शन पे। इन्होंने, अब मोटिवेशन की बात करते हैं कि हुआ क्या था, बीटा गामा फंक्शन आया कैसे। तो सबसे पहले फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में आप सब जानते हैं। फैक्टोरियल का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो होता है कि भाई अगर आपको मैं 5 चीजें दूं और 5 चीजें रखने के लिए दे दूं कि इन 5 चीजों को एक कतार में रखिए और जैसे चाहे वैसे रखिए, तो आप कितने तरीके से 5 चीजों को रख पाएंगे? या 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों को आपको खड़ा करना है एक लाइन में। आज 5 व्यक्तियों को एक लाइन में कितने तरीके से खड़े कर पाएंगे? तो ये जो खड़ा कर पाएंगे, रख पाएंगे, इसे जिसे हम क्रमचय कहते हैं। ये जो क्रमचय है, क्रमचय पूरा का पूरा इस बात पे निर्भर करता है कि फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्रम गुणित, जिसको हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, वैसे फैक्टोरियल कहते हैं। जब भी आपको कुछ चीजों को, एन चीजों को एक कतार में व्यवस्थित करना हो, एन चीजों में एन व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर एन वस्तुएं, तो इसलिए हम वस्तुएं शब्द बोल रहे हैं, जो चाहे आप वस्तुओं के साथ ऐड कर सकते हैं। एन वस्तुओं को आपको अगर रखना है, क्रम में रखना है, तो आप कितने तरीके से इनको रख सकते हैं, उसको कहते हैं फैक्टोरियल एन। जैसे मान लो 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति को आपको कतार में खड़ा करना है इस तरीके से, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो आप कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं, है ना? और 3 आदमियों के नाम मान लीजिए ए बी सी रख लेते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्तियों को कतार में खड़ा करना है। तो कतार में आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं कि भाई ए आगे खड़ा हो जाओ, बी बीच में, सी पीछे, या ए आगे रहे, सी बीच में रहे, बी पीछे रहे, या फिर बी आगे आ जाए, सी बीच में, ए पीछे चला जाए, या बी आगे रहे, ए बीच में आ जाए, सी पीछे चला जाए, सी आगे रहे, ए बीच में, बी पीछे, सी आगे, बी आगे और ए पीछे। तो आप देखेंगे तो 6 तरीके हमारे बने हैं। कुल तरीकों को काउंट करें तो 6 तरीके हुए हैं, है ना? अगर हम इस बात में इंटरेस्ट नहीं लें कि भाई कौन कौन से 6 तरीके बने, सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट लें कि कुल तरीके कितने हो सकते हैं, सिर्फ तरीकों पे, कुल तरीकों पे अगर आप इंटरेस्टेड है, सिर्फ कुल तरीकों पे, आप इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन कौन से तरीके हुए, ए आगे, बी बीच में, सी पीछे, ए आगे, बी बीच में, सी पीछे, आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, बस आप कुल संख्या में इंटरेस्टेड है, टोटल में इंटरेस्टेड है ना? जैसे मान लीजिए आप स्कूल में गए, आप क्लास में गए, क्लास में जाके आप देखना चाहते हैं टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि किस बच्चे में क्या खास बात है। आप खास बात का आपको क्या करना है, आपको तो ये देखना है कि क्लास में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं। तो आप टोटल संख्या पे अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप एक एक बच्चे पे इंटरेस्ट नहीं है, आप टोटल संख्या पे इंटरेस्टेड है, तो इसका काम जो है वो आपका फैक्टोरियल कर देगा। 3 जगह है, तो कुल तरीके जो होंगे उन्हें फैक्टोरियल 3 से दर्शाया जाता है। फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप जो भी नंबर इसमें लिखा हुआ है, उस नंबर को वहां से खोलना शुरू करेंगे और एक एक कदम पीछे चलते जाएंगे जब तक एक नहीं आ जाए। 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो जाता है फैक्टोरियल 3। नॉर्मली फैक्टोरियल 3 को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये एक ही प्रतीक चिन्ह है, कोई ऐसा कंप्यूटर में नॉर्मली ये प्रतीक चिन्ह नहीं होता, तो कंप्यूटर में ये वाला प्रतीक चिन्ह दिया जाता है ना? ये वाला प्रतीक चिन्ह दिया जाता है कि कंप्यूटर में ये वाला चिन्ह नहीं होता। तो फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल का मतलब होता है आप उसे खोलते जाइए, उस नंबर को आप खोलते जाइए तब तक जब तक एक ना आ जाए, जब तक एक ना आ जाए। अगर आप एन से खोल रहे हैं तो एन
फिर एक कदम और पीछे n-1, फिर एक कदम और पीछे n-2, फिर एक कदम और पीछे n-3, n-4 एंड फाइनली 3, 2, 1 1 पे जाके इसे खत्म कर दो। 1 तक इसको ले जाओ, वो नंबर जहां भी है उसको 1 तक ले जाके खत्म कर दो। तो फैक्टोरियल जो है वो बहुत काम का है। क्रमचय अगर आप पढ़ते हैं तो फैक्टोरियल के बिना, क्योंकि क्रमचय जब आप पढ़ते हैं तो आप ये चीजें बना के नहीं देखते। ये इसलिए नहीं बना के देखते क्योंकि ये चीज लिमिटेड है। आप 3 व्यक्तियों तक बना सकते हैं, 4 तक, 5 तक। 5 तक भी अगर आप बनाते हैं तो फैक्टोरियल 5 यानी 5, 4, 3, 2, 1, 120। कुल 120 तरीके अब बन नहीं सकते। अब आप पेन से 120 तरीके नहीं बना सकते, तो यानी सीमाएं आ गई है। अब आप बनाने से अच्छा है कि आप टोटल काउंटिंग करें कि कितनी है। 6 पे जाएंगे तो 720 तरीके हो जाएंगे। अब 720 तरीके लिख पाना संभव नहीं है। तो अब आप विश्वास करने लग जाते हैं फलन के ऊपर कि भैया बना बना के देखने वाला काम तो 2, 3, 4, 5 तक ही काम करता है। उसके बाद अगर बड़े नंबर आ गए या ज्यादा लोग आ गए, 10 लोग आ गए, 10 कुर्सियां हैं, उनको बिठाना है, तो 10 लोगों को 10 कुर्सियों पे कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, उसकी संख्या होगी फैक्टोरियल 10। और फैक्टोरियल 10 एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसको आप बना बना के नहीं देख सकते। तो अब आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत है कि सीधा फॉर्मूला बताओ कि क्या कोई सीधा फॉर्मूला है कि 10 व्यक्तियों को 10 कुर्सियों पे कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। तो वो है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का काम यही होता है, वो आपको बताता है कि n व्यक्तियों को n कुर्सियों पे या n जगहों पे कैसे रखा जाए। n व्यक्तियों को n जगह पे रखने के कुल तरीके कितने हो सकते हैं, वो फैक्टोरियल देता है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन था। अब फैक्टोरियल फंक्शन की एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि फैक्टोरियल हमेशा जब काम करेगा तो जो n है, अंदर वाला n, वो हमेशा धनात्मक, सॉरी, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जीरो भी चल जाता है इसके अंदर। अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n जो है, जो फैक्टोरियल के अंदर है, ये जो फैक्टोरियल के अंदर है, ये अऋणात्मक, नॉन नेगेटिव, बस माइनस का नहीं होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक हो लेकिन नेगेटिव नहीं हो। पूर्णांक हो परंतु नेगेटिव नहीं हो। इसका मतलब फिर नेगेटिव नहीं हो, इसका मतलब फिर क्या हुआ, नेगेटिव को छोड़ दो। जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनको छोड़ दो। तो फिर क्या बचा, जीरो। माइनस वाले नहीं लेने, पूर्णांक लेने हैं लेकिन माइनस वाले नहीं लेने। तो पूर्णांकों में माइनस वालों को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलेगा। तो इसकी है कि इसमें n जो है वो हमेशा z प्लस धनात्मक पूर्णांक या फिर जीरो हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक या जीरो हो सकता है। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल जीरो 1। ये फैक्टोरियल फंक्शन होता है जो नॉर्मली हम काम में लेते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, फिर क्या प्रॉब्लम आई कि ऐसा आप कुछ करने की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आई कि फैक्टोरियल बहुत सुंदर फंक्शन है। अगर आप क्रमचय पढ़ते हैं और आप देखें कि ये कितना कमाल है, आप व्यवस्थाएं बनाने की जो संख्या है वो आपको फैक्टोरियल बिना आप क्रमचय संचय की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर फैक्टोरियल नहीं है तो आपका क्रमचय संचय हो ही नहीं सकता, वो ब्रांच ही नहीं हो सकती। तो फैक्टोरियल इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसकी पाबंदियां जो है वो उसको कमजोर करती है। इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें आप अऋणात्मक पूर्णांक ही रख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल -1 का मान क्या होगा या फैक्टोरियल हाफ का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ये काम करता ही नहीं। अगर मैं कहूं फैक्टोरियल हाफ की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब है कोई नहीं होगी। जवाब है विद्यमान नहीं है। इसका मतलब इसकी सीमाएं यही है। अब इतना खूबसूरत फंक्शन, इतना शानदार फलन जो इतनी बड़ी ब्रांच को जन्म देता है, क्रमचय संचय को, तो ये तो कमाल का है। अब इस कमाल के फंक्शन का यहां रुक जाना सही नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। इसके पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है तो इसको क्यों नहीं इनलार्ज किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको आगे तक ले जाया जाए। बस यही करते थे। जीनियस की बात यही है। जीनियस जो होता है वो कुछ ऐसी चीजों को सोचता है, इस तरीके से सोचता है कि उनको सीमाओं से परे ले जाता है चीजों को। तो यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन दी एंड हो गया कि भाई ये 1/2 के लिए या 3/2 के लिए या 4/7 के लिए या 9/8 के लिए काम नहीं करेगा। ये काम करेगा तो सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी z+0 के लिए ही काम करेगा, और किसी के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन इतना सुंदर फलन इस तरीके से मर जाए तो ये तो मान्य नहीं है। तो फिर आइलर आते हैं और इसको इनलार्ज करते हैं, और इसके बाद जन्म होता है हमारे गामा फंक्शन का। फिर जनरलाइजेशन आता है। यहाँ पे आइलर आते हैं और आइलर कहते हैं नहीं, इसे मरने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कमाल है। लेकिन अब मरने नहीं दिया जा सकता तो इसको लाओ।
बनाओ उसको कुछ बड़ा करके बनाओ, ऐसा बनाओ जो 1/2 के लिए भी काम करे, 3/2 के लिए भी काम करे, 4/7 के लिए भी काम करे, बनाओ। लेकिन याद है, मूल धारणा चेंज नहीं होनी चाहिए। मूल धारणा मतलब जो पहले मान आ रहे थे वो मान तो वैसे ही आने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपने कुछ ऐसा नया फलन बना दिया जो फैक्टोरियल 2 का मान पहले 2 आता था, अब फैक्टोरियल 2 का मान 5 आ रहा है। जो पुराने मान है वो वैसे ही रह जाने चाहिए, पुराने मान वैसे ही रह जाने चाहिए, प्लस नए मान और आने शुरू हो जाने चाहिए। पुराने मान डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जो पुराने मान है वो तो एज इट इज रखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो तो चलता आ रहा है और अपने आप को स्वयं सिद्ध कर चुका है। वो फैक्टोरियल अपने आप को सिद्ध कर चुका है कि वो बेमिसाल है। अब हमें क्या करना है, वो जितना है वो तो उसको कवर अप करना ही है और उसको और ऊपर अपलिफ्ट करना है। यानी अभी क्या दिक्कत है, हम ये चाहते हैं कि फैक्टोरियल 3 का मान 6 आता है, आए, ये आता रहे, ये तो आता ही रहे, ये तो आ रहा था, आता ही रहे। और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बढ़ के कुछ ऐसा हो जाए कि फैक्टोरियल 1/2 का मान भी आना शुरू हो जाए। इसको कुछ इस तरीके से, नए तरीके से परिभाषित करें, है ना? होता ना, सोच नहीं, रिश्ता वही। तो पता नहीं किसका था ये, किसका ये टैगलाइन थी, सोच सोच नहीं, रिश्ता वही। तो रिश्ता तो वही रहना चाहिए जो पहले वाला था, सोच नहीं होनी चाहिए। कुछ बड़ा करो इसको, इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा इनलार्ज करो, पुराने वाले मान भी वैलिड रह जाएं, वो ना बिगड़े, क्योंकि वो बिगड़ गया तो फिर पूरा फैक्टोरियल बिगड़ जाएगा, फिर बचेगा क्या? इसको तो है ना, जैसे घर आप बनाते हैं, घर में जब आप नई चीज कुछ करवाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि पुराना वाला जो घर है, जो उसकी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो तो वैसे ही वैसे ही रह जाए, प्लस कुछ नया और ऐड हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरा मकान ही, नया कमरा बनाया पूरा मकान धराशायी, नया कमरा बनाया पूरा मकान ही धराशायी, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हाँ, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। हाँ, वही बस, रिश्ता वही रहना चाहिए जो था, फैक्टोरियल 3 = 6, फैक्टोरियल 4 = 24, वो तो वही रहना चाहिए। सोच नहीं लाओ, कुछ कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको वो मान भी मिलने लग जाए जो पहले नहीं मिल रहे थे, जो पहले नहीं मिल रहे थे। जैसे 1/2 पे, है ना, 1/2 पे, 1/4 पे, ये चीजें भी मिलनी शुरू हो जाए। तो इसको करने के लिए हम फैक्टोरियल का जनरलाइजेशन करेंगे। जनरलाइजेशन का मतलब होता है व्यापीकरण। जनरलाइजेशन जिसका मतलब होता है व्यापीकरण, जो था पहले वो तो रहे ही रहे, कुछ और बड़ा हो जाए। जितना था उतना तो रहे ही रहे, प्लस और एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। जैसे गाड़ियां हो रही है, जैसे मोबाइल हो रहे हैं। अब आपके जो नया मोबाइल आता है उसमें जो पुराने मोबाइल में जो फंक्शन थे वो सारे हैं, वो सबके सब है, कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सब है, लेकिन उसके पास और एक्स्ट्रा पावर और है, और एक्स्ट्रा चीजें और है ना, और एक्स्ट्रा चीजें और है। ऐसा नहीं है कि जो नया मोबाइल आ रहा है उसमें कॉलिंग बंद है, अब कॉलिंग नहीं होगी। तो वो पुरानी जो सुविधाएं आपको देते थे वो भी हैं, प्लस और नई सुविधाएं वो आपको और दे रहे हैं। हर बार ऐसे ही हो रहा है, गाड़ियां आ रही है वो भी ऐसे ही कर रही है। जो पुराने फीचर्स थे जिसके ऊपर इंडस्ट्री टिकी हुई थी, वो फीचर्स मेंटेन हो रहे हैं, प्लस नए फीचर्स और ऐड कर रहे हैं। तो बस वही हम चाहते हैं कि पुराने मान बदले नहीं, वो वैसे ही पड़े रहे, प्लस नए मान और आने शुरू हो जाए, कुछ नए मान और निकल के आ जाए। इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन, चीजों को पहले वाले को समावेशित करते हुए कुछ बड़ा करना। पुराने वाले मानों को खोना नहीं है, पुराने वाले मानों को शामिल करते हुए कुछ बड़ा करना। तो हम करेंगे जनरलाइजेशन, और जनरलाइजेशन में ही होता है कि आपका जो फैक्टोरियल है वो बन जाता है गामा। जब आपको जनरलाइजेशन चाहिए होगा कि भाई मुझे, और फिर फैक्टोरियल खत्म हो जाता है और गामा शुरू हो जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो नदी की तरह है, गामा समुद्र की तरह है। तो नदी इसमें समा जाएगी और गामा बन जाएगा, और गामा हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा। उन पे भी काम करेगा जिन पे फैक्टोरियल नहीं करता था, और जिन पे फैक्टोरियल करता था उन पे तो वो करेगा ही करेगा, उतना ही मान देगा, कुछ नहीं बदलेगा, प्लस एक्स्ट्रा करेगा। तो ये जनरलाइजेशन जो है ये आयलर ने किया। आ जाओ, अब एक एक करके सबसे मिलते हैं, बारी बारी से जो है ना, आ जाओ बारी बारी से मिलते हैं। ये विचार है, सोचने की कला होती है। आप अब जिस फील्ड में होंगे आप उस फील्ड में सोचेंगे। और दूसरा ये रहता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बकवास है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे घटिया है। आज अगर आप पूरे फ्रांस को देखें, तो फ्रांस के अंदर या जर्मनी को आप देखें, तो इन लोगों के पास एक क्रिएटिव सोच होती है। वो बच्चों को बांधते नहीं है,
हमारे यहाँ बांध दिया जाता है। हमारे यहाँ गौर करो, एक छोटी सी कमी देखो, सबसे बड़ी तो आपको ये आएगी, हमें पहले ही सिलेबस दे दिया जाता है इतना पढ़ना है, हमें पहले ही दे दिया जाता है इतना पढ़ना है। सोच के देखिए, है ना, सोच के देखिए, हमें पहले ही बांध दिया जाता है कि सिलेबस ये है, आपको ये पढ़ना है। अरे क्यों ये पढ़ना है, क्यों ये पढ़ना है? जितना टीचर चाहे उतना पढ़ाए, जितना बच्चा चाहे उतना एक्सप्लोर करे। अगर बच्चा सिर्फ जोड़ पढ़ना चाहता है पूरे साल भर, तो टीचर उसको पूरे साल सिर्फ जोड़ पढ़ाए ना, क्या दिक्कत है? अगर बच्चा सिर्फ गुणा पढ़ना चाहता है तो पूरे साल उसको गुणा पढ़ाए, एक चीज पढ़ाए, क्यों सिलेबस बंधे? जैसे ये बच्चा है, इसको जोड़ पढ़ना है, उसको जोड़ पढ़ाओ, उसको गुणा पढ़ना है, उसको गुणा पढ़ाओ। इस तरीके से विकसित होती है। इस तरीके से आपका बच्चा 5वीं क्लास भी पास करता है ना, तो वो बीएससी करे हुए बच्चों से फार बेटर होता है, क्योंकि वो कोई चीजें ऐसी है जिसको वो बेहतर जानता है, उससे भी बेहतर जानता है जो बीएससी किए हुए से। बीएससी किए हुए लोग भी, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो सिलेबस पढ़ के आए हैं, सिलेबस पढ़ा, अब तय हो गया, इतना पढ़ना है, ऐसा पेपर आता है, इतना ध्यान रखना है, ये याद करना है, इसको पेपर में आएगा, पेपर में छाप देना है, पास हो जाना है। तो वो सिस्टम जो है ना, वो कोलैप्स कर देता है पूरा वो। फिर हमारे दिमाग भी कोलैप्स हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी खत्म होगी, अब हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जो भी बच्चा 25 साल का हो चुका है इस एजुकेशन सिस्टम में से, वो क्रिएटिविटी भूल चुका है। वो, उसके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसके पास कोई जिज्ञासा ही नहीं है, उसके पास कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। उसको एग्जाम पास करने हैं, नौकरी लगना है, घर चलाना है। उसके पास नहीं, अपनी जिज्ञासा नाम की कोई चीज नहीं है। अंदर से वो खत्म सा हो चुका है। देख लीजिए, हमारे सिस्टम में लगभग लगभग लोग डेड बॉडीज है, जिनकी आंतरिक इच्छाएं खत्म हो चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब वो गणित पढ़ भी रहे ना, आप में से ही बहुत लोग होंगे जो पढ़ रहे हैं, उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीटा पढ़ाओ, गामा पढ़ाओ, क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया। हर किसी के सवाल दिमाग में है, पेपर में आएगा तो सही ना, पढ़ा तो रहे हो, पेपर में आएगा तो सही ना। दूसरा, फिर ये सोचेगा मेरे सिलेबस में है तो सही ना, पढ़ा तो रहे हैं सर, मैं जबरदस्ती पढ़ लूं, क्या पता मेरे सिलेबस में ना हो तो समझ रहे हैं? इसका मतलब हमारा दिमाग अब नई चीजों को एक्सेप्ट करने से डरने लग गया। ना वो नई चीज एक्सेप्ट करता है, ना वो नए सवाल पैदा करता है। तो हमने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर लिया, खत्म कर लिया। अब हमें रट्टा मारना है, खूब सारा रट्टा मारना है और पेपर निकालना है, बस। यही हमारा परम उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का अर्थ है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें ऐतिहासिक पुरुष बनना है, हमें कुछ इतिहास रचना है, या हमें कुछ बड़ा करना है, या हमें कोई परम आनंद इकट्ठा करना है। नहीं नहीं, हमें नौकरी करनी है, मरना है, और फिर नए जन्म में वापस आना है, फिर नौकरी करनी है, फिर मर जाना है, और यूं ही करते हुए हमें चले जाना है। तो हम बदल चुके हैं, नहीं सोच रहे हम इस तरीके से ना। हम, ये 1707 के लोग हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, 1707 है, और आज चल रहा है 2024। 2024 में भी, 1707 में भी इतनी क्रिएटिविटी थी। सोचिए, 1707 में भी इतनी क्रिएटिविटी थी, और 2024 आते आते हमारे पास नहीं बचा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही नहीं। हमें तो बताया गया कि टू ऐसे होता है, हमारा तो टू भी फिक्स है, हमारा तो टू भी फिक्स है, ये टू होता है। कभी याद आता है किसी ने क्लास में, स्कूल में टीचर ने कहा, बेटा टू को एक काम करो, 1 से 10 को नए सिंबल्स दो, 1 से 10 को नए सिंबल दो, तो जवाब है कोई नहीं देगा। कभी याद है, कभी किसी स्कूल में कभी किसी टीचर ने कहा, चलो बेटा 1 2 3 छोड़ो, आप आज से 1 से 10 को नए सिंबल्स दो, तो बच्चा पहली बार सोचता, अच्छा इसका मतलब है ये जो 1 2 3 पढ़ाए गए ये तो सिंबल है, इसका मतलब मैं कुछ नए सिंबल्स भी दे सकता हूँ, कुछ नए भी दे सकता हूँ। और आपको पता है 1000 तरह के सिंबल्स है, ये नए सिंबल बन गए। ये लो, ये नए सिंबल्स बन गए। पता है आपको, ये बना सकते हैं आप लोग। कभी स्कूल में बनाया किसी ने कि बेटा ये काम करो, 1 से 10 को ये वाले जो चिन्ह है 1 2 3 ये वाले मत दो, ये इंग्लिश अल्फाबेट है ये मत दो, ये अरेबिक अल्फाबेट है ये मत दो, कुछ और दे के देखो, कुछ और बनाओ। आप 1 के लिए कोई प्रतीक चिन्ह बनाओ अपनी इच्छा से, 2 के लिए कुछ बनाओ, 3 के लिए कुछ बनाओ, कोई और उसका सिंबल बनाओ, ये भी है। और आप भी बना सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है? फिक्स है, 2 यही होता है, 2 ये होता है, 3 ये होता है, 4 ये होता है, बस फिक्स एकदम बंधा हुआ है। क्रिएटिविटी बची कहाँ? कौन क्रिएटिव बातें करेगा? कोई बात करेगा? वो 1 साल तक एक को घटवा रहा है, घोट घोट, एक को, दो को घोट, दो को घोट, 3 को घोट, 4 को घोट। अब बच्चे के लिए फिक्स है, यही 4 है। जब, एक बात बताओ, जिसे ये लगता है कि सिर्फ यही 4 है,
उसका सोचिए, उसका क्रिएटिव लेवल क्या होगा, उसका मानसिक स्तर क्या होगा। सोचो, जिसके लिए फिक्स है कि यही 4 है, यही 4 है, और कोई 4 नहीं है, तो सोचो। जैसे कहूँ कि अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। लेकिन नहीं, हमारे लिए फिक्स 4 है। हमारा 4 सिर्फ ये है, बाकी सब 4 गलत है, और कोई हो ही नहीं सकता। धरती पे एक ही 4 है। यहाँ से आपकी सोचने समझने की जो ताकत है, जो क्योंकि अब देखो ट्रेनिंग होती है ये। आज अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहां पे ट्रेंड किया जाता है सोचने के लिए। अगर आप ट्रेंड नहीं है सोचने के लिए, अगर आपको इस तरीके से ट्रेंड नहीं किया जाएगा, आप ओलंपिक में जाते हैं, क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं उस तरीके से। आज आप रेसिंग में जा रहे हैं तो रेस के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो स्विमिंग के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। और अगर आप एजुकेशन में जा रहे हैं, मैथ्स में जा रहे हैं, फिजिक्स में जा रहे हैं, तो उस तरीके से अपने आप को ट्रेंड करते हैं, उस तरीके से सोचने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं, ताकि हर चीज को आप नए एंगल से देखें, नए तरीके से सोचें, हर चीज पे सवाल उठाएं और उसको नए तरीके से बदलने की कोशिश करें। ये तैयार करना पड़ता है, ये चीजें तैयार होती है। अब अचानक आपने पहले तो 18 साल रट रट के उसको पढ़ा दिया, 18 साल बाद कहते जा बेटा अब तेरी इच्छा से क्रिएटिविटी कुछ भी कर ले। अब क्रिएटिविटी, अब दिमाग है ना वो भाट्टो हो गयो, है ना, दिमाग को नहीं वो भाट्टो हो गयो, अब वो हाले ही को नहीं, है ना। जिसे मारवाड़ी समझ में आ रही है भाई समझ लेना, भाटा को मतलब वो पत्थर। अब दिमाग हो गयो भाट्टो, अब वो हाले ही को नहीं, आंगली दिया भी है ना वो पिचके को नहीं, अब वो भाट्टो हो गयो। तो 25 साल, एक सोचो, मुझे पहले एक काम करो, 25 साल तक ऐसे चलने दे और 25 साल बाद कहे जाओ बेटा ओलंपिक की ट्रेनिंग कर लो। अब जाओ, 25 साल के हो गए, अब जाओ ओलंपिक की ट्रेनिंग कर लो। अरे 25 साल के ओलंपिक की ट्रेनिंग करा शो, है ना। 25 साल का हो चुका, अब शरीर बन चुका, बॉडी बन चुकी, बॉन्स बन चुकी, मसल्स उस तरीके से हो गई। अब आप कैसे किसी व्यक्ति को ये करवा सकते हैं? तो वो खत्म है। ये हमारी जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए अब आप चाहें अब आप चाहें भी तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते। अब आप लोग चाहें तो भी अब ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अब आपको हर चीज याद ही होती है, समझ में भी कम नहीं आती। अगर कोई ये सोच रहा हो, कोई वहम पाल रहा हो, तो थोड़े दूर कर लेना। बहुत कम लोग हैं जिनको समझ में आती है, अधिकतर लोग याद करते हैं। ये बीटा फलन होता है, ये गामा फलन होता है, ये इसकी ऐसे वैल्यू आती है, ये ऐसे होता है। बस वो याद ही कर रहा है, वहम में उसे लग रहा है मैं समझ रहा हूँ, समझ कोई नहीं रहा है, याद कर रहे हैं। क्योंकि हम बने ही नहीं है समझने के लिए। हमारा जिससे हम ट्रेंड होके आए हैं, वहां पे समझने लायक कोई चीज थी नहीं, सब कुछ याददाश्त थी। समझने लायक होती तो सवाल होते कि फिक्टोरियल ऐसे क्यों बनाया, कुछ और बना के देखते तो फिर इसे कहते हैं समझना। ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन याददाश्त होती है, और आप याददाश्त में है ना कि समझने के मोड में। इसीलिए अब आप कुछ नया ट्राई करेंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बीटा फलन पे आते हैं। अब बीटा फलन जो है, यहाँ पे आइलर के पास एक कमाल की चीज और थी, क्योंकि उस समय जब आइलर थे, उस समय समाकलन अपना फेज ले रहा था, अपना अच्छा रूप ले रहा था, क्योंकि न्यूटन से आता है 1650 1670 के आसपास। अवकलन आता है, समाकलन आता है, और अवकलन समाकलन अपना अपना जो पोटेंशियल था वो शो कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, कमाल का पोटेंशियल था अवकलन समाकलन में, तो हम जानते ही है, मैंने अवकलन में बताया भी था। तो धीरे धीरे शेप ले रहे थे। तो जो आइलर थे, उन्हें भी कुछ कमाल करना था, उन्हें भी ये था कि समाकलन में वो भी बहुत फैसिनेटेड थे, बहुत सारे रिजल्ट उनके समाकलन से रिलेटेड है। तो उन्होंने एक फलन को एक अलग अंदाज में परिभाषित करने की कोशिश की, बाय द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के जरिए एक फलन बनाना। मतलब जैसे फलन का मतलब क्या होता है, मैं कोई एक्स वाई का मान रखूंगा और एक्स वाई का मान रखने पर मुझे एक आंसर मिलेगा, यही तो फलन होता है ना। तो उन्होंने फलन जो है वो डिफाइन किया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, समाकलन का इस्तेमाल करते हुए। 0 से 1, एक्स की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, इस फंक्शन को, ये m और n का फंक्शन हो गया, m और n ग्रेटर देन 1, ये आपका हो गया बीटा फंक्शन। अब यहाँ पे आप जो भी m और n का मान रखोगे उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी। तो पहली बार एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो किया है ना ये मास्टरपीस है। अगर लग रहा हो नॉर्मली, नॉर्मल नहीं है, ये मास्टरपीस है। नॉर्मल आप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं,
नॉर्मली जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कुछ ऐसा ही एक्स वाई साइन लगा देते हो, कॉस लगा देते हो, टेन लगा देते हो, यही तो करते हो। अगर एक्स वाई का फलन बनाना हो तो आप कर लोगे एक्स वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ज्यादा खुश हुए तो चलो एक साइन और लगा देते हैं, इतना सब कुछ चल ही रहा है, एक साइन लगा दो, और फिर दिमाग आया तो चलो एक लोग लगा दो। मतलब नॉर्मली हम ऐसा कुछ ही जो कि इन्हीं को हम जानते हैं, हम इन्हीं को ऐड करके फंक्शन बनाएंगे, लोग लगा दो, ई लगा दो, कोट लगा दो, टेन लगा दो, साइन इनवर्स लगा दो, है ना, यही लगाएंगे। लेकिन क्या इसी से सिर्फ फलन बनता है? क्या कोई समाकलन फलन नहीं हो सकता? जवाब है हो सकता है। ये देखो ये रहा। अब यहाँ पे आप एम और एन का मान रखोगे, एम और एन का मान रखोगे तो आपको बीटा एम वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम बराबर एक और एन बराबर एक लेता हूँ, यानी बीटा वन वन की वैल्यू निकालता हूँ, वन वन की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे मिल जाएगी 0 से लेकर 1 तक। ये हो जाएगी x की पावर 0, 1 माइनस एक्स की पावर 0 और dx। ये हो गया x की पावर 0 यानी 1, ये हो गया 1, ये dx हो गया, dx का x हो गया 0 से लेकर 1 तक, 1 माइनस 0 यानी 1। बीटा 1 1 की वैल्यू आ गई 1। अब आप और कुछ मान रखोगे तो और वैल्यू आ जाएगी। आप 0 1, है ना, 1 एक्स एम बराबर कोई और ले लो, एम बराबर 1 ले लो, एन बराबर 2 ले लो, एम बराबर 2 ले लो, एन बराबर 3 ले लो, तो आपको सारी वैल्यू बारी बारी से मिलती जाएगी। तो इस फंक्शन को उन्होंने बीटा का। अच्छा, एक कमाल की बात और है यहाँ पे, इतना ही नहीं है कि आप यूं सोचो कि यूं रैंडमली कुछ याद आ गया आइलर को और यूं बना दिया, नहीं। जितनी भी चीजें होती है वो जब आप कुछ भी करते रहते हैं उसी में से निकल निकल के आती है। अगर कोई ने भी कोई आविष्कार किया है तो हर किसी आविष्कार के पीछे जाके देखोगे तो कोई ना कोई घटना घटित हो रही थी, और घटना घटित होते होते उसे याद आया, यार ये इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है, इसको ऐसे भी तो करा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो किए करना चाहिए। तो ये जो आपके जीवन में ही कोई ना कोई घटना ऐसी घटित होती है जो उससे रिलेट कर जाती है और आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हुआ, ये जो फलन था, ये जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स को जब सॉल्व करते हैं तो मैकेनिक्स की कोई प्रॉब्लम थी जिसको वो सॉल्व कर रहे थे आइलर, और सॉल्व करते टाइम उन्हें ये मिला, उन्होंने कहा यार ये इसको तो एक फंक्शन बनाया जा सकता है, इसको एज ए फंक्शन देखा जा सकता है। तो उन्होंने वहां से उसको निकाला और इसको अलग से एक फलन बना के बीटा फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया, और ये वहां से बन गया। और ये खास बात थी कि ये फंक्शन स्पेशल फंक्शन बन गया, स्पेशल फंक्शन, क्योंकि ये बड़ा खास फंक्शन था। फिर एक ब्रांच बन गई। आइलर ने अपनी जिंदगी में बहुत सी नई ब्रांचेस दी है, आइलर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी नई ब्रांचेस दी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ नए नई खोजे की है, बल्कि नए नए ब्रांच खोल दी है पूरी की पूरी। जैसे स्पेशल फंक्शन है, पहली बार आपने इन सामान्य, जिसे एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं, प्रारंभिक फलन कहते हैं, इन प्रारंभिक फलनों से भी आपने खास फलन बनाए, ये खास, ये स्पेशल फंक्शन बन गए। और फिर आप देखते हैं बहुत से स्पेशल फंक्शन आ गए। तो ये स्पेशल फंक्शन उन्होंने बनाया। अब उसके आगे चलते हैं, इस बीटा फलन में क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें नॉर्मली 3 प्रॉपर्टीज है, 3 खास बातें। नंबर 1 कि ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है यानी बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम। आप दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो भी वैल्यू वही बनी रहेगी, यानी बीटा 2 3 की वैल्यू और बीटा 3 2 की वैल्यू सेम हो चुकी होगी। 2, 3, 3, 2 सेम हो जाती है। नंबर 2, इसका एक और रूप भी हो सकता है बीटा एम एन का, जिसे इनफाइनाइट फॉर्म कहते हैं। वो इस तरीके से काम करती है, 0 से लेकर अनंत तक x की पावर m-1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है, आप चाहो तो m की जगह n भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया सिमेट्री है, सिमेट्री होने की वजह से अगर n भी रखोगे तो भी चल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला रहता है त्रिकोणमितीय, बीटा एम एन बराबर 2 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बीटा के 3 फॉर्म मिल गए। इसे आप फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, इसे प्रारंभिक रूप, इसे प्रारंभिक रूप, इसे कह सकते हैं अनंत रूप,
और इसे कह सकते हैं त्रिकोणमितीय रूप। ये 3 रूप आपको मिल गए। बीटा फलन के 3 रूप है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काम आते हैं। कभी कोई काम आ जाता है, सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, हो सकता है। तो ये 1, 2 और 3 फंक्शन आपके बीटा के रूप है तीनों। आप चाहे इससे निकाल लो मान, इससे निकाल लो या उससे निकाल लो, एक बराबर है। डिप आपको कब सूट करता है, सवाल पे निर्भर करता है। सवाल पे निर्भर करेगा, उसके हिसाब से आप इनको यूज़ करोगे। तो ये 3 खास प्रॉपर्टीज़ इस बीटा फंक्शन में होती है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन तो यहाँ से शुरू होता है। ये जनरलाइजेशन हो गया आपका, ये आपका जनरलाइजेशन हो जाएगा फैक्टोरियल का। इन्होंने कहा कि भाई ये है आपका गामा फंक्शन, गामा एन बराबर, और आप देख भी सकते हो कि ये सिग्नल जो साइन दिया गया ना वैसे दिया गया यू। और अगर फैक्टोरियल को देखें तो फैक्टोरियल में यू नीचे होता है, फैक्टोरियल में यू नीचे होता है ना, साइन देखोगे तो ऐसे था। ये है आपका ये आपका ये। तो इस तरीके से इसको चेंज किया गया। तो ये होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन और dx, x की पावर n माइनस वन और dx। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन और dx। और n का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसे गामा n कहते हैं। किसी भी, चाहे आप इसको कोई भी n आप यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, समाकलन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं गामा 1 की वैल्यू निकालता हूँ, गामा 1 की वैल्यू, गामा 1 बराबर हो जाएगा 0 से लेकर अनंत तक e की पावर माइनस एक्स इंटू n का मान 1 रखने पर 1 माइनस 1 0, ये dx हो गया। ये आपका e की पावर माइनस एक्स आ गया। e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस 1, लिमिट 0 से लेकर अनंत तक। तो जब आप माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस बाहर आ गया, e की पावर माइनस अनंत 0 हो गया, e की पावर 0 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो फैक्टोरियल 1 बराबर 1 आ गया, गामा 1 बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इस तरीके से आपका ये गामा फंक्शन काम करता है। तो यहाँ देखो आपने इस पहली बार अगर आप गौर करेंगे, जो कमाल की चीज़ है वो है कि इसका मतलब ये था कि जो आपका फैक्टोरियल था क्रमचय संचय वाला, जो क्रमचय संचय जहाँ कोई समाकलन का अता पता ही नहीं है, कोई समाकलन का लेना देना नहीं है, उसका भी समाकलन से लेना देना है, उसका भी समाकलन से लेना देना है। यानी अजीब से अजीब चीजें जो बड़ी बात दर्शाते हैं ना, ये होता है कि मैथमेटिक्स वर्ल्ड है, इस मैथमेटिकल वर्ल्ड का हर एक चीज का दूसरी चीज से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्शन है। हर चीज का किसी ना किसी प्रकार से कनेक्शन है। जैसे हम कहते हैं आज हम जो भी हैं, ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना का इम्पैक्ट हम पे पड़ा है। आज हम जो भी हैं, हम में से कोई भी एक घटना पिछले क्रम में जो होती आ रही है ब्रह्मांड में, अगर कोई भी एक घटना प्रॉपर वे में नहीं होती तो आज हमारा पूरा शेप अलग होता, हम कुछ अलग होते, हम वो नहीं होते जैसे आज हम हैं। तो कुछ ना कुछ हमारा रूप बदल चुका होता अगर कोई भी एक घटना उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से वो हुई है, उसमें थोड़ा भी अंतर आ जाता तो आज हमारा होना अलग प्रकार का होता। तो सेम वैसी ही बात ये कि हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब क्रमचय संचय में जब आप फैक्टोरियल पढ़ते हो तो कभी ये नहीं लगता कि इसका समाकलन से कोई लेना देना है किसी भी प्रकार से, जबकि है। ये देखो, वो जो फैक्टोरियल है वो आपका यही है। ठीक है, अभी रिलेशन बनाते हैं, इसका रिलेशन पे आते हैं। अगला ये रहा गामा और फैक्टोरियल रिलेशन। गामा और फैक्टोरियल रिलेशन, गामा और फैक्टोरियल रिलेशन, कि अगर गामा और फैक्टोरियल में जो रिलेशन होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बराबर होता है गामा एन माइनस वन। फैक्टोरियल एन बराबर गामा एन माइनस वन। तो जब भी आपको फैक्टोरियल का मान निकालना हो, वो नहीं निकल रहा हो, तो आप उसको गामा में लिख दीजिए। आप उसे गामा में लिख दीजिए, गामा में ले जाके फिर समाकलन कर लीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फैक्टोरियल 1/2 का मान चाहिए, आपको फैक्टोरियल 1/2 का मान चाहिए तो 1/2 को वहां दे दो,
ये हो गया 1/2 माइनस 1, ये हो गया माइनस का 1/2, और गामा की जो परिभाषा है उसमें यहाँ ले आओ, यहाँ लाके ये हो जाएगा 0 से अनंत e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर -3/2 और dx। अब इसका जो समाकलन करेंगे, जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल 1/2 का मान हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 1/2 का मान आ गया। तो इस तरीके से अब आप फैक्टोरियल के सारे मान निकाल सकते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। और फिर ये है कि हम फैक्टोरियल पढ़ें ही क्यों, जब फैक्टोरियल को गामा में चेंज करें, फिर गामा का मान यूज करें, ऐसा क्यों करें? तो ऐसा इसलिए करते हैं नॉर्मली। अभी आप सोचेंगे क्रमचय में फिर गामा क्यों नहीं चलाते, फैक्टोरियल क्यों चलाते हैं? देखिए, छोटी क्लास को एक बार आप इतना डोज, हाई डोज नहीं दे सकते। छोटी क्लास को आप हाई डोज नहीं दे सकते। एक बार आप उनको फैक्टोरियल पढ़ाइए, एक बार वो एडजस्ट हो जाएं, उसके साथ ठीक हो जाएं, और उसके बाद उन्हें गामा दे दीजिएगा, फिर वो गामा में चेंज हो जाएंगे। ये तो हमेशा ही रहेगा। क्या पता आने वाले कोई समय में कोई गामा से भी ज्यादा बेहतर फलन ले आए, कोई उससे भी ज्यादा अच्छा ले आए कि भाई ये जो गामा को कवर, फैक्टोरियल गामा को तो कवर करता ही करता है, प्लस ये इसको भी कवर करता है ना। अब वाली और भी आ गई है, जैसे बाइकें आ रही है। आज आप बाइक देखते हैं तो एक से बढ़कर एक बाइक आती है। पहले वाली बाइक ऐसी थी, अब ये थी, पहले 2 स्ट्रोक थी, 4 स्ट्रोक आई, अब 4 स्ट्रोक के बाद में ईवी वाली आ गई। तो बदल रही है ना इंडस्ट्री, काम वही हो रहा है, उससे बेहतर हो रहा है, तो उससे भी बेहतर और हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रूप यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, अभी उनको भी हम समझेंगे। अब इसी की परिभाषा जो अभी बढ़ाई है, जो पूछ रही है, अभी इसकी परिभाषा को, इसका रीजन जो है वो अभी हम बढ़ाएंगे आगे। अभी इसका जो रीजन है वो अभी हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि ये और भी ज्यादा माइनस की तरफ भी जा सकता है। आप जितने माइनस पे चलाना चाहे माइनस पे भी चलेगा। कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, कुछ पॉइंट है जो प्रॉब्लम आएगी, उसको छोड़ना होगा। वो कौन से होंगे, वो थोड़ा सा आगे चलो, सब ठीक होता जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है रिपीटेशन फॉर्मूला, गामा का खुद का पुनरावर्ती सूत्र। पुनरावर्ती सूत्र यानी गामा की कोई भी वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू पे डिपेंड करती है, जैसे फैक्टोरियल में करती है। फैक्टोरियल में भी तो पुनरावर्ती संबंध होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसे बंद करके आप वापस से फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 से बनी है ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 से बनी है, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 से बनी है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 से बनी है। तो आप देखते हैं कि नया मान जो भी आ रहा है वो पुराने मानों से तैयार हो रहा है, पुराने मानों से तैयार होता है। इसे कहते हैं पुनरावर्ती संबंध। मतलब ये लग रहा है कि पुनरावर्ती हो रही है, पुराने मानों की पुनरावर्ती करके नया मान बनाया जा रहा है। तो जैसे फैक्टोरियल अपनी पुनरावर्ती करता है अपने मानों की, वैसे ही गामा भी करता है। गामा में अगर n+1 है, गामा n+1 है, तो यह बराबर होता है n गामा n, n गामा n। यानी n+1 गामा का मान जो है वो गामा n के मान को n से गुणा करने पे आ जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 5 का मान फैक्टोरियल 4 को 5 से गुणा करने से आ जाता है। अगर आपको इसे n के रूप में लिखो तो ये कहना चाहता है, अगर आप इसे n में लिखो तो ये कहना चाहता है कि अगर फैक्टोरियल n का मान निकालना हो आपको, तो फैक्टोरियल n-1 यानी उससे पहले जो एक वैल्यू कम करके जो वैल्यू आ रही है उसका मान निकाल के n से गुणा कर दो, तो आपको फैक्टोरियल n की वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर आपको फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो फैक्टोरियल 4 तक का मान निकाल के उसको 5 से गुणा कर दो, फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। 7 बनाना है तो फैक्टोरियल 6 तक का जो भी मान आपने निकाला हुआ है वो ले आइए, 7 से गुणा करके फैक्टोरियल 7 बन जाएगा। तो ऐसा ही गामा में भी काम करेगा। अगर गामा n+1 का मान चाहिए आपको, तो गामा n का मान जो निकाला हुआ वो ले आओ और उसको n से गुणा कर दो, गामा n+1 का मान बन जाएगा। इसे पुनरावर्ती संबंध कहते हैं, रिपीटेशन फॉर्मूला कहते हैं। कैसे यूज होता है वो तो सवालों में जाएंगे तब समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है, कैसे ये काम करेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यानी जो हमारा गामा फंक्शन है उसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, थोड़ा सा और जनरलाइज। और जनरलाइज क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो गामा की परिभाषा है वो ये है, और परिभाषा को जितना आप बढ़ा सके उतना अच्छा है। परिभाषा को जितना आप बड़ा कर सकें
उतना ही अच्छा है। जीरो से लेकर अनंत तक e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। अब इसे देखें तो लग रहा है सब ठीक है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर यदि ये वाला जो फंक्शन है, जो समाकलन है, उसमें अगर एक हल्का सा बारीक सा भी चेंज कर दिया जाए, जैसे e की पावर माइनस एक्स है, अगर यहाँ पे 2x कर दिया जाए, अब हमारा गामा फलन वाला जो फॉर्मूला है उसका क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि अब तो ये फॉर्मूला नहीं रहा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इतना भी संवेदनशील है कि अगर e की पावर माइनस एक्स के साथ अगर दुआ तिया कुछ आ गया तो मामला अटक जाएगा। e की पावर माइनस एक्स मतलब e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस का 2x भी नहीं चलेगा, e की पावर माइनस 3x भी नहीं चलेगा, e की पावर माइनस 4x भी नहीं चलेगा। तो इतना ज्यादा संवेदनशील है। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं कि भैया ये e की पावर 2x 3x है तो असहज ना हो जाए, उनको भी एडजस्ट कर सके। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने जनरलाइज फॉर्मूला बनाया जो आपका इस एडजस्टमेंट को बर्दाश्त कर जाएगा, यानी अब ये भूकंप प्रूफ होगा। ये देखो दिखा ए, एक्स के साथ ए लगा हुआ है। अब आपका आंसर आ जाएगा गामा एन बटा ए की पावर एन। ये परिवर्तन हो जाएगा, यानी अगर अब ये है तो सेम ही रहेगा, है ना। बस ये आंसर आ जाएगा गामा एन बटा 2 की पावर एन। तो अब आपका फॉर्मूला थोड़ा सा और इनलार्ज हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब आपका फॉर्मूला जो है अभी आपका और इनलार्ज हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब आप इससे e की पावर माइनस 2x 3x 4x 1/2x 1/3x 4/x 4/3x, इसको आप अब हैंडल कर सकते हैं। अब आपकी वो जो रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी थी गामा वाली वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। तो यही होता है गणित में। आप करते क्या है, यही तो चीजें करते हैं, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो जहां तक पहले रुकी पड़ी है आपने थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जैसे सेफ्टी है, आप गाड़ियों में सेफ्टी देखिए, सेफ्टी को हर बार आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करते कि आपने बहुत कर दिया, क्योंकि बहुत आविष्कार, इतने बड़े आविष्कार एक मिनट में होते भी नहीं है ना। आविष्कार की भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आपने कल गाड़ियों को सेफ बनाया कि चलो इतना सेफ बना दो, चलो इतना सेफ बना दो। पहले 40 की स्पीड पे इतनी चोट लग रही थी, अब 40 की स्पीड पे इतनी चोट लग रही है, अगली बार 40 पे और कम लगेगी, अगली बार और कम लगेगी। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी सीमाओं को लांघते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता एक दिन में ही आईफोन प्रो मैक्स 14 आ गया या 15 आ गया। पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को बेहतर करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है बीटा और गामा का रिलेशन। ये जो दोनों है, दोनों में जो मेन अंतर है इसमें, एक है 1 वेरिएबल फंक्शन, एक है 2 वेरिएबल फंक्शन। अगर हम बीटा को देखें तो बीटा 2 वेरिएबल फंक्शन है, ये दो पे निर्भर करता है, एम और एन पे, 2 वेरिएबल फंक्शन है। जबकि गामा को देखो तो गामा हमारा 1 वेरिएबल फंक्शन है, ये सिर्फ एन पे डिपेंड करता है। तो बीटा 2 वेरिएबल है और गामा 1 वेरिएबल है। इसको शुरुआत में बीटा गामा तो बाद में जाके पढ़ा था, पहले इनका नाम जो था वो आयलर का होता था। आयलर का प्रथम समाकलन फलन, प्रथम समाकलन फलन, और आयलर का द्वितीय समाकलन फलन। तो आयलर के नाम पे इनको काउंट किया जाता था, आयलर का प्रथम समाकलन फलन और आयलर का द्वितीय समाकलन फलन। तो बीटा गामा में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों में संबंध क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध जो होता है वो दो चीजों को जोड़ता है, जैसे ब्रिज होता है। अगर आप नदी के ऊपर ब्रिज बनाते हैं तो इधर के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग इधर आ सकते हैं, इधर का सामान उधर ले जाया जा सकता है और उधर का सामान इधर। तो ब्रिज का क्या महत्व है, वही है जो रिलेशन का है। रिलेशन दो चीजों को जोड़ता है। जैसे आप एक परिवार दूसरे परिवार से रिलेटेड हो जाता है तो फिर आना जाना शुरू हो जाता है, दुख दर्द बंटने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करना शुरू हो जाता है। तो रिलेशन क्या करता है, रिलेशन यही चीज लाता है कि जब दो चीजें आपस में रिलेटेड हो जाती है तो साझा करने लग जाती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने लग जाती है। तो बीटा गामा में भी एक रिलेशन आ गया। इसका मतलब गामा अपने फायदे बीटा को दे सकता है और बीटा अपने फायदे गामा को दे सकता है, हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बीटा गामा रिलेशन, बीटा एम एन
बराबर गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। इससे आप बीटा का मान गामा की सहायता से निकाल सकते हो। बीटा का कोई भी मान आप गामा की सहायता से निकाल सकते हैं। गामा का मान रखिए, सॉल्व करिए, बीटा का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए बीटा 2 3 का मान आपको निकालना है, बीटा 2 3 का। तो बीटा 2 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा गामा 2 गामा 3 बट्टा गामा 2 + 3। अब आपको समाकलन नहीं करना पड़ेगा, आपको इनके आपस के संबंधों का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये गामा में आ गए, गामा को फैक्टोरियल में चेंज कर लो। गामा को फैक्टोरियल में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है, गामा को फैक्टोरियल में चेंज करना हो गामा को फैक्टोरियल में चेंज करना हो तो आपको यहाँ पे एक कदम बढ़ना पड़ता है, एक कदम बढ़ाना पड़ता है ना। n-1 को n लिखा जाता है, मतलब एक बढ़ा के लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल जो गामा में n-1 है, फैक्टोरियल के लिए वो n है, मतलब एक ज्यादा है। तो यानी गामा का जो 4 है फैक्टोरियल का वो 5 है, जो गामा का 4 है वो फैक्टोरियल का 5 है, तो वो एक बढ़ जाएगा। उल्टा चलेंगे तो घट जाएगा, उल्टा चलेंगे तब तो घट जाएगा। तो ये हो गया। अभी हम इनके छोटे फॉर्मूले बना लेंगे ताकि बार बार परेशानी ना लेनी पड़े, फैक्टोरियल में ना जाना पड़े। फैक्टोरियल गामा गामा 2 यानी फैक्टोरियल 3, गामा 3 यानी फैक्टोरियल 4, गामा 5 यानी फैक्टोरियल 6। ठीक है ना, तो याद रखिएगा रिलेशन ये है, गामा n बराबर फैक्टोरियल n बराबर गामा n-1। और यहाँ पे आप n की जगह n+1 रख दो तो ये बन जाएगा गामा n बराबर फैक्टोरियल n+1। n की जगह n+1 रख दो तो n+1 रखते ही जो यानी फैक्टोरियल में जो गामा में जो n है फैक्टोरियल में n+1 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। तो 3 तक इन्हें कट कर दो, 4 तक ये कट जाएगा, 5 और 6 बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 और ये कट ही गया, फैक्टोरियल 4 से कट गया, 5 और 6 बचा, ये 5 और 6 कट गया और ये 1/5 आ गया। ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसानी से फटाफट जो है वो आपको मान जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज ना करके हम सीधा रूल ही बना लेते हैं गामा के, है ना। फैक्टोरियल में चेंज करके करना चाहें तो कर सकते हैं, फैक्टोरियल में चेंज करके एक कदम बढ़ा दीजिए, क्योंकि गामा में 2 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल में 3 हो जाएगा वो। और फैक्टोरियल से उल्टा जाए तो एक कम कर देना, अगर फैक्टोरियल से गामा में आओ तो एक कम कर देना, और गामा से फैक्टोरियल में जाओ तो एक बढ़ा देना। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ये रूल दोनों लिख लो अपने हिसाब से कि अगर आप गामा में है और फैक्टोरियल में जाना चाहते हैं तो एक बढ़ा दो, और अगर फैक्टोरियल में है और गामा में जाना चाहते हैं तो एक कम कर दो। मतलब अगर फैक्टोरियल में 5 है, फैक्टोरियल में 5 है, पीछे जाना चाहते हैं तो 4 कर दो, 4 है तो पीछे कर दो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको आप आपस में चेंज कर सकते हैं। सही है, चलो क्या क्या बता दिया, कौन सा, कौन से वाला, ये वाला। ये वाला क्या, अच्छा ये मैंने उल्टा बता दिया ना। एक मिनट, ये शायद मैंने उल्टा बता दिया, क्यों, एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
गामा से फैक्टोरियल में एक कम होगा। ये थोड़ा उल्टा है, ये उल्टा है ये वाला, ये एक कम होगा फैक्टोरियल से गामा n बराबर फैक्टोरियल में n-1। गामा n बराबर फैक्टोरियल n-1, एक कम होगा ये, और ये उल्टा होगा तो ये एक ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे n+1 रखें, गामा से फैक्टोरियल जाएं तो एक कम हो जाएगा, और फैक्टोरियल से गामा जाएं तो एक ज्यादा हो जाएगा। एक जाएं तो ज्यादा हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल से गामा जा रहे हैं तो एक बढ़ जाएगा, और गामा से फैक्टोरियल जा रहे हैं तो एक कम हो जाएगा। ठीक है ना, गामा से फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा। इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ वाले में, ये वाले में। यहाँ हम फैक्टोरियल में आएंगे तो एक कम हो जाएगा, तो एक कम होने की वजह से और ये हो गया, फैक्टोरियल से जब आप जाएंगे तो एक कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा गामा एक, गामा 2 है तो फैक्टोरियल में एक आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और इससे ऊपर एक, नीचे 2 और नीचे 24, तो ये 1/12 आ गया। ये करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो ये वाला गड़बड़ हो गया, एक का अंतर उल्टा चलते हैं। अब ये याद रख लेना, क्योंकि फिर से भूल जाएंगे थोड़े दिनों बाद में, फिर ये एक कम ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा, तो कहीं लिख लेना और लिख के याद कर लेना कि यहाँ से एक कदम वहाँ जाते हैं तो एक कम हो जाता है। कोई भी एक याद रख लेना, दूसरा अपने आप फिर याद आ जाएगा। दोनों याद करोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो एक से पीछे जा रहे हो, फैक्टोरियल गामा से फैक्टोरियल में जा रहे हो तो एक कम हो जाएगा। अगला है हमारा ग्राफ ऑफ गामा फंक्शन। ग्राफ ऑफ गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन का ग्राफ बनाना तो हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो 2 वेरिएबल फंक्शन है, और 2 वेरिएबल फंक्शन होने की वजह से जो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ हम बनाते हैं उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ग्राफ जो है 2 का तो हमारे 3D में जाना पड़ेगा। अगर 2 का ग्राफ बनाएंगे तो 3D में जाना पड़ेगा, लेकिन 1 वाला तो बना सकते हैं, तो उसको बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। और अब एक चीज और भी आप देखोगे अभी यहाँ पे, कि जो एडवांस सॉफ्टवेयर है वो गामा को ही, उन्होंने बीटा को, उसको जो अपना फैक्टोरियल फंक्शन है उसको चेंज ही कर दिया है, फैक्टोरियल फंक्शन को चेंज ही कर दिया है, और उन्होंने एडवांस वाला जो फंक्शन है इसको यूज करना शुरू कर दिया। देखो, अब जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है, उस फैक्टोरियल फंक्शन को ही उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया कि फैक्टोरियल को ही बढ़ा दो। अब गामा को क्यों इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि फैक्टोरियल बच्चा जानता ही है, तो गामा को फैक्टोरियल के अंदर मर्ज कर दो ताकि पता ही ना चले। अभी बताया था कि फैक्टोरियल एन कुछ और नहीं है, जो गामा एन है, गामा एन फैक्टोरियल n-1 है,
तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो फैक्टोरियल का बनाएंगे n-1 का, यानी x-1 का, फैक्टोरियल x-1। जो x-1 होगा फैक्टोरियल में वो एक्चुअली गामा 1 x होगा। ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ये मैंने x-1 लिखा और ये फैक्टोरियल वाला मैंने चिन्ह लगाया। ठीक है, ये लो, ये देखो, ये जो चिन्ह मैंने लगाया है x-1 के साथ फैक्टोरियल वाला चिन्ह लगा दिया। फैक्टोरियल x-1 है ना, फैक्टोरियल x-1 क्या हो गया, गामा x हो गया ना। तो फैक्टोरियल में जो x-1 होता है वो गामा में जब जाते हैं तो एक बढ़ जाता है। हाँ, गामा से फैक्टोरियल में आते हैं तो एक कम हो जाता है, गामा से फैक्टोरियल में आते हैं तो एक कम हो जाता है। लेकिन अगर फैक्टोरियल से गामा में जा रहे हैं तो एक बढ़ जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये गामा x का ग्राफ है। ये जो फैक्टोरियल x-1 का ग्राफ है वो फैक्टोरियल x-1 यानी गामा x, तो ये गामा x का ग्राफ है। तो ग्राफ को देखो, ये देखो, ये ग्राफ है और ग्राफ दिख रहा होगा कि चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है ना। ये ग्राफ जो है इस तरीके का शेप है और ये इधर इधर तो चलता जाएगा, इधर तो आप इसको लेते जाओ, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि फैक्टोरियल वाले ग्राफ है ना वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फैक्टोरियल वाले ग्राफ याद है तो 4 पे इनका मान आ जाता है 24, 5 पे इनका मान आ जाता है 120, 6 पे 720, 8 पे 5040, 9 पे 40,320 और 10 पे आते आते तो पता नहीं 10, 11, 12, 13 पे तो ये जंप मारते हैं। तो जैसे जैसे मान बड़े होते जाएंगे इनका ग्राफ बहुत ऊपर की तरफ जाता जाएगा बहुत तेजी से। ऐसा नहीं है कि 10 पे कोई मान नहीं आ रहा, 10 पे मान आ रहा है, लेकिन 10 पे कितना मान आएगा, बहुत ज्यादा ऊपर, है ना। 10 तक वहां जाके ऊपर जाके सोच रहे हो कि यहीं ग्राफ खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, ये चले जा रहे हैं। 10 पे भी मान आएगा और 11 पे भी आएगा और 12 पे भी आएगा, लेकिन आएगा बहुत ज्यादा, इसलिए ऊपर चला गया। इसलिए ग्राफ जो है ना बहुत ऊपर है ना, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो वो हमें दिखेगा नहीं। ये देखो, अब 50 पे आंसर आएगा, लेकिन 50 पे जो आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। सोचो फैक्टोरियल 50 कैसे होगा, फैक्टोरियल 50 कितना होगा, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 10 का मान ही बहुत बड़ा है। तो सोचो फैक्टोरियल 50 कितना होगा, फैक्टोरियल 60 कितना होगा। तो इनके मान तो इतने ज्यादा ऊपर आएंगे कि ग्राफ कोई भी कंप्यूटर से आप बनाओ उसको देख पाना संभव नहीं है। बस समझा जा सकता है कि यार कितना बड़ा होगा फैक्टोरियल 50। तो वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ के, यहाँ पे तो क्या होगा, ये देखो ये 50। देखता हूँ खाली y को श्रिंक करके देखते हैं, क्या खाली y एक्सिस श्रिंक हो सकता है। अगर खाली y श्रिंक होता है तो मैं दिखाता हूँ। नहीं, नहीं होगा, बहुत बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा। और यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली बात है वो है 0 पे इसका मान अनंत है, 0 पे अनंत है, -1 पे अनंत है, 0 पे अनंत है, -1 पे अनंत है, -2 पे अनंत है। यानी ये जो हमें मान दे रहा है वो सिर्फ कुछ बिंदुओं को छोड़कर बाकी सब पे दे रहा है। कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पे इसका मान आएगा। देखो, एक तो 0 पे नहीं मिल रहा, एक यहां देखो -1 पे नहीं मिल रहा, -2 पे भी अनंत हो गया, -3 पे भी अनंत हो गया, -4 पे भी अनंत हो गया, -5 पे भी, -6 पे भी। इसे बड़ा करके देखोगे तो सब, यानी जो माइनस के पूर्णांक है
माइनस के पूर्णांकों पर इसका मान नहीं आता, जैसे -1, -2, -3, बाकी सब पे इसका मान आता है। यानी गामा एन जो है वो सभी एन पर परिभाषित है, सभी एन, सभी आर पर। बस छोड़ दो तो जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनको छोड़ दो, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक जो है उनको छोड़ दो, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ दो। उसके अलावा आप एन चाहे कुछ भी रखो, हर एन पे ये परिभाषित है। ये -1, -2, -3, -4 इन पे परिभाषित नहीं है। जब भी आप गामा का मान 0 पे या -1 पर या -2 पे या -3 पे निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा। प्लस वाले में सब पे निकलेगा, प्लस वाले में सब पे निकलेगा, प्लस में तो सब पे, टोटल पे, आधा, 1/4, 1/7, 1/8, 1/11 सब पे मान अवेलेबल है। सिर्फ गामा फंक्शन का मान जिन पे अवेलेबल नहीं है वो है माइनस की वैल्यू, माइनस के वो भी पूर्णांक, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो सहित जो माइनस के पूर्णांक है उन पे इसकी वैल्यू नहीं आती। बस उनको छोड़ दो, बाकी सब पे विद्यमान होता है। तो इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि भाई बस एन को जो है वो जेड माइनस और जीरो में से मत लो, उसके अलावा जो मन में आए वो ले लो, बस ये मत लेना, बस ये मत लेना, इसको छोड़ दो, बाकी जो मन में आए वो ले लो, इसको मत लो, बाकी सब ले लो। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है। चलो वापस आते हैं। तो ये इसका कर्व होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत वाली वो अब आप हटा सकते हैं। अब आप उसको ओवल इनलार्ज कर सकते हैं कि भाई एन जो है वो सिर्फ जेड माइनस मत लेना, और जो चाहे लो। तो आप इस परिभाषा को अब इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। है ना, ये जो परिभाषा है इस परिभाषा को अब और बड़ा किया जा सकता है कि भाई एन का मान आप कुछ भी लो, रियल नंबर में से सारे रियल नंबर लो, बस जेड -0 को छोड़ देना और बाकी सब पे चल जाएगा। और बाकी इनको लेते हो तो इन पे अनंत आएगा, इन पे अनंत आएगा। अगर इनको लेते हो तो इन पे अनंत आएगा, है ना। अगर आप गामा -1 का मान चाहते हैं तो गामा -1 का मान अनंत आएगा, है ना। गामा -2 का मान अनंत आएगा, गामा -3 का मान अनंत आएगा। तो ये जो मान है इन पे आपको अनंत मिलेगा। अगर एन आप ये लेते हैं -1, 0, -1, 0, -1, -2, -3, अगर ये लेते हो तो आपको अनंत प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है, इन पे आपको अनंत प्राप्त होगा। तो क्लियर हो गया, बाकी सब पे तो मान आएगा। और जो ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो इंक्लूडिंग, जीरो सहित जो ऋणात्मक पूर्णांक है इन पे आपको अनंत मिलेगा। तो गामा फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि काफी बड़े हिस्से पे परिभाषित हो चुका है कि मान आएगा। इसका मतलब है कि जो जनरलाइजेशन किया था वो कमाल का किया था। लेकिन क्या एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये एकमात्र जनरलाइजेशन है फैक्टोरियल का? क्या फैक्टोरियल का कोई और जनरलाइजेशन नहीं हो सकता? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले शुरुआत में जब था तो ये था कि ये भई एक जनरलाइजेशन हो गया। फिर लगा नहीं, ये जनरलाइजेशन इकलौता नहीं है, और भी जनरलाइजेशन हो सकते हैं। और भी जनरलाइजेशन हो सकते हैं जो गामा को, जो बीटा, जो फैक्टोरियल को अपने अंदर कवर कर लें, प्लस और बड़े हो जाएँ। तो ऐसे और जनरलाइजेशन भी संभव है। गामा फंक्शन उनमें से एक है। गामा उनमें से एक है। ठीक है ना? तो ये काउंट रखना कि ये नहीं कि एकमात्र यही है, कि उसका बड़ा रूप जो है वो गामा फलन ही है ना? ये हो ही गया। चलो कर्व से आप मिल ले। अब इन्फिनिटी वाली वैल्यू मैंने बताई दी आपको, कि इनमें इन्फिनिटी आएगा आपके पास, इनमें इन्फिनिटी आएगा जब आप n का मान ये लेंगे, 0, -1, -2 ये लेंगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। अगर ये नहीं लेते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी वैल्यू होगी, गामा फंक्शन की इन्फिनिटी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो जनरलाइजेशन
आप जो भी बीटा गामा पढ़ने वाले हैं, बीटा गामा एक तरह का जनरलाइजेशन है किसका, आपके फैक्टोरियल का। आपके फैक्टोरियल का एक बड़ा रूप है, जो आपका फैक्टोरियल जिनको कवर करता है उनको भी ये कवर करेगा और उनसे आगे भी ये कवर करेगा, उनसे आगे भी ये कवर करेगा। और एक प्रकार का नया फंक्शन है, एडवांस फंक्शन है, जिसमें पुराने वाली सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध है और कुछ नए फीचर्स और लेके आया है, कुछ और कमाल की चीजें और लेके आया है। तो गणित में यही आप करते हैं। गणित का जो रिसर्च आइडिया होता है वो यही होता है कि आप चीजों को बड़ा करके देखते हैं, कुछ और उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ रिसर्च का आइडिया नहीं है, ये बाकी हर चीज। आज आप नया मोबाइल खरीदने जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, जो पुराने मोबाइल में वो तो आपको सब चाहिए चाहिए, प्लस कुछ और नए दिखाओ, कुछ और नई बात दिखाओ, है ना। कोई भी आदमी जब नया मोबाइल लेने जाता है या नई वॉशिंग मशीन लेने जाता है या नई कार लेने जाता है, तो वो क्या देखता है कि जो उसके पास पहले से कार है वो सारी सुविधाएं तो उसमें होनी चाहिए, प्लस कुछ और बड़ा बताओ, कुछ और नई चीज और बताओ, ताकि वो चीज और ऐड हो जाए, कुछ नए फंक्शंस और बताओ। यही परिभाषा जनरलाइजेशन की होती है कि जो पुराना है वो भी शामिल रहे और कुछ नए अच्छे फीचर्स भी और मिल जाए। लेकिन क्या जनरलाइजेशन एकमात्र होता है? जवाब है नहीं, और भी होते रहेंगे, है ना, और भी होते रहेंगे, नए नए होते रहेंगे, नया दिमाग लगाते रहेंगे लोग और नई नई चीजें लेके आएंगे, नए नए उनमें उपयोग होंगे। जैसे आज गाड़ियां हैं तो गाड़ियों के अलग अलग है, कोई गाड़ी में कोई खास बात है, कोई में कोई खास बात है, और हर गाड़ी आपकी पुरानी गाड़ी के फीचर्स तो रखती है, प्लस उसके पास नए फीचर्स और हैं, उसके पास और नई चीजें चलती वो भी होंगी। अब जो नई गाड़ी आएंगी वो भी चलती है, पुरानी वाली भी चलती थी, तो वो सारे फीचर्स तो उन्होंने ऐड कर ही रखे, प्लस कुछ और नए फीचर्स आपको बता रहे। किया के पास जाओगे तो किया कहेगा हमारे पास ये अच्छे फीचर है, हुंडई के पास जाओगे वो कहेगा हमारे पास ये अच्छे फीचर है। सबके पास अपने अपने सब जनरलाइजेशन है। आपकी जो पुरानी कार है उसके सब जनरलाइजेशन है, लेकिन हर जनरलाइजेशन के पास कुछ नया है देने के लिए आपको। तो यही मैथ्स है। तो जो पुराना आइडिया होता है उसको आप जनरलाइज करते हैं और अलग अलग तरीके से जनरलाइज करते हैं, जिसमें से एक जनरलाइजेशन आइलैंड ने किया था जो आप पढ़ते हो। सारी चीजें एक साथ पढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए आपको हिस्सों में पढ़ाया जाता है। बाकी सब चीजें जो होती है वो रिसर्च पे छोड़ दी जाती है। अगर आप इच्छुक हो, पढ़ने के इच्छुक हो, खोज करने के इच्छुक हो, इन फ्यूचर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप इसके बचे हुए और भी रूप जो अभी तक आ चुके हैं उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फाइनली यहाँ पे क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में फिर से, और इसकी कुछ और थ्योरी के जो पार्ट है उनको शामिल करते हुए फिर पूरा करके फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सवालों की। ज़्यादा मैंने कहा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की जगह बनती है, समाकलन के सवाल है। ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी पुराने लेक्चर पढ़े हैं उनको ज़रूर देखिएगा, उनको भी ज़रूर देखिएगा, उनमें भी सवाल करवाए हुए हैं, वो देखोगे तो वहाँ से आप बहुत बेहतर होगे। फिर यहाँ आके प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर हो जाओगे, तो आप में और निखार आएगा। तो ऐसा ही करिएगा, वहाँ जाके देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचें कि ठीक है बस यहाँ से पढ़ ले। आप बेहतर होना चाहते हैं, देखिए कंपटीशन में उसी का सिलेक्शन होगा जो बाकी सबसे और बेहतर होगा। सिर्फ बेहतर का सिलेक्शन नहीं होता, और बेहतर का होता है। यानी अगर 1600 जने सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1600 जने कौन है? जो बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा बेहतर बनने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें जाननी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। हर चीज़ आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो अगर आप कम में काम चलाएँगे तो फिर उस वो जो 10% वाला हिस्सा है या 2% वाला हिस्सा है उसमें आप नहीं आ पाएँगे। अगर आप कम से काम चला रहे हैं तो आप कम वाले लोगों में ही मिलेंगे, और अधिक वाले में आना चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा थोड़ा अधिक करो। ठीक है? चलो हाँ, सिंगुलर पॉइंट कोर्स में है, सेकंड ग्रेड में है या फर्स्ट ग्रेड में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ है, कहाँ नहीं है। ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोगों से।